हम इंसान हजारों सालों से अपने आसपास कई अलग अलग तरह के पदार्थ देखते आए हैं और इन पदार्थों के जो गुण हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई प्रकाश को परावर्तित कर पाता है, कोई प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाता। किसी का कोई रंग होता है, किसी का कुछ और रंग होता है। कोई एक निश्चित तापमान पर गैस होता है तो कोई उसी तापमान पर तरल या ठोस हो सकता है। और हम इंसानों ने आगे चलकर ये भी देखना शुरू किया कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो कुछ परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया यानी रिएक्शंस भी कर पाते हैं। इनमें से कुछ पदार्थों की तस्वीरें हमने यहाँ पर आपको दिखाई है, जैसे कि ये है कार्बन, ये ग्रेफाइट के रूप में है, ये है सीसा या लेड, और ये है सोना यानी कि गोल्ड, और ये सभी अभी ठोस अवस्था में है। और इन सभी तस्वीरों को हमने इस वेबसाइट से लिया है। इसके अलावा आपके आसपास गैस भी होंगी। ये जो गैस है इसके अंदर कई अलग अलग तरह के परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं, जैसे कार्बन के अणु या ऑक्सीजन गैस के अणु या फिर नाइट्रोजन गैस के अणु, और इन सभी के अलग अलग गुण या प्रॉपर्टीज़ भी होंगे। इसके अलावा हम तरल चीज़ों को या लिक्विड जो होते हैं उन्हें भी आसपास देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इन्हीं का, जैसे ये सोना है या ये जो सीसा है, इनका ही अगर तापमान आप काफ़ी बढ़ा दे तो ये ठोस से तरल अवस्था में बदल जाएंगे। और यदि ये जो कार्बन है आप इसे जलाते हैं तो आप इसे गैसीय अवस्था में भी परिवर्तित कर सकते हैं। आप इसकी ये जो संरचना है उसे भी तोड़ सकते हैं। तो ये सब हम कई वर्षों से देखते आए हैं। अब प्रश्न ये है, जो थोड़ा दार्शनिक प्रश्न भी आपको लग सकता है, वो ये है कि मान लीजिए जो कार्बन है तो इसको हम कितना छोटा कर सकते हैं। इसको छोटा करते जाए तो ये जो पदार्थ है इसका सबसे छोटा टुकड़ा, इसका सबसे छोटा जो हिस्सा होगा, सबसे छोटी इकाई जो होगी, क्या उसके गुण भी इस कार्बन के गुण के समान ही होंगे? और क्या आप इसे इतना तोड़ सकते हैं कि इसके जो गुण हो वो इस कार्बन के गुणों से थोड़े अलग हो? जवाब है हाँ। और वैसे ऐसे जो पदार्थ होते हैं, जो ये शुद्ध पदार्थ है, जिनके कुछ निश्चित तापमान पर निश्चित गुण होते हैं, इन्हें हम तत्व यानी एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये कार्बन जो है ये एक तत्व है, ये जो सीसा है ये भी एक तत्व है, ये जो सोना है गोल्ड है ये भी एक तत्व है। अब शायद आप ऐसा सोच रहे हो कि पानी शायद ये भी एक तत्व होगा, और इतिहास में पहले लोग ऐसा ही समझते थे कि पानी भी एक तत्व है। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो पानी है वो तत्व नहीं होता, तत्व अधिक बुनियादी होते हैं। हमें ये पता है कि जो पानी है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है, तो पानी तत्व नहीं होता। और हमारे सभी तत्व यहाँ, ये जो तत्वों की आवर्त सारणी है, ये जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें सूचीबद्ध भी है। तो चलिए हम कुछ उन तत्वों के बारे में बात करते हैं जो हम इंसानों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। तो सी का मतलब होता है कार्बन, फिर ये जो ओ है ये है ऑक्सीजन, एन है नाइट्रोजन, ये सिलिकॉन है, एयू जो है वो सोना है, और ये सीसा है। और इन सभी तत्वों की जो सबसे बुनियादी इकाई होती है उसे हम परमाणु या फिर एटम कहते हैं। तो यदि आप इसे छोटा करते रहे, इनके छोटे टुकड़े करते रहे, तो अंततः आपको एक कार्बन का परमाणु यानी एक कार्बन का एटम मिलेगा। सोने के लिए भी यही बात लागू होती है। जब आप इसको तोड़ते जाएंगे तो आपको अल्टीमेटली सोने के परमाणु मिलेंगे। शीशे के लिए भी यही बात लागू होती है। जब आप इसे छोटा करते जाएंगे, इसके टुकड़े करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको शीशे के परमाणु यानी लेड के एटम्स मिलेंगे। तो इतने छोटे होने के बाद भी ये जो लेड के परमाणु होंगे, उनके गुण, ये जो आप यहाँ पर ये इतना बड़ा लेड का पदार्थ देख रहे हैं, इसके जैसे ही होंगे। और फिर यदि आप इन परमाणुओं को भी और छोटा करें, इनको भी तोड़ेंगे, तो फिर जो पदार्थ के गुण होंगे और ये जो परमाणु से छोटे कण होंगे उनके गुण होंगे वो अलग अलग होंगे। और ये जो परमाणु है ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। अब जैसे यदि हम अपनी बात करें या अधिकांश जो जीव जंतु होते हैं उनकी बात करें, तो हम सभी का अधिकांश हिस्सा कार्बन से बना होता है। मान लेते हैं हम अपने बालों की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर इसे भूरे रंग से दर्शाया ताकि ये जो काला बैकग्राउंड है इस पर ये अच्छे से दिखे। तो हमारे जो बाल होते हैं उनका भी अधिकांश हिस्सा कार्बन से बना होता है। अब मान लेते हैं कि हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि ये जो बाल है इसकी जो ये चौड़ाई है, इस चौड़ाई में कितने कार्बन के परमाणु समा सकते हैं। हम लंबाई की बात नहीं करें, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई की, ठीक है। तो शायद आप सोचे कि 1000 कार्बन के परमाणु या 10,000 या 1,00,000, तो हम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि आप इतनी सी चौड़ाई में कार्बन के करीब करीब 10 लाख परमाणु प्राप्त कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने छोटे होते हैं और इसीलिए इनकी कल्पना करना कितना मुश्किल है। तो इतनी सी चौड़ाई में करीब करीब 10 लाख कार्बन के परमाणु समा सकते हैं। तो ये बात तो आश्चर्यजनक है ही, लेकिन एक और आश्चर्यजनक बात ये है कि ये जो परमाणु है, मान लीजिए कार्बन के परमाणु या सोने के परमाणु, ये भी और अधिक मौलिक कणों यानी फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं, यानी कि इनसे भी छोटे कण मौजूद होते हैं। और इन परमाणुओं के जो भी गुण होते हैं वो इन्हीं मौलिक कणों की व्यवस्था, इनका जो अरेंजमेंट होता है उनके द्वारा परिभाषित होता है, उनके ऊपर निर्भर करता है।
जब इन मौलिक कणों की जो संख्या है वो बदलती है तो ये जो तत्व है उनके गुण भी बदल जाते हैं। वे किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे, वे किस प्रकार के गुण दर्शाएंगे, वो सब बदल जाता है। तो इसे थोड़ा और बेहतर समझने के लिए चलिए इन मौलिक जो कण हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन्स को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्रोटॉन जो होते हैं वे परमाणु के नाभिक यानी उसके न्यूक्लियस में होते हैं। नाभिक की बात हम कुछ ही क्षण में करेंगे। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इन्हीं के द्वारा हम तत्व को परिभाषित करते हैं। और वैसे जब आप ये आवर्त सारणी को देख रहे हैं तो इसमें ये जो तत्व है वे बढ़ते परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के क्रम में यहाँ पर अरेंज किए गए हैं, रखे गए हैं। और जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो यदि आपको किसी भी तत्व के परमाणु संख्या का पता लगाना है तो आपको बस उसके जो प्रोटॉन है उनकी संख्या का पता करना होगा। तो परिभाषा के अनुसार जो हाइड्रोजन है उसमें 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं। आपके पास 7 प्रोटॉन वाला कार्बन नहीं हो सकता। यदि आपके पास 7 प्रोटॉन वाला कोई तत्व है तो फिर उसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। फिर ऑक्सीजन जो होता है उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप उसमें एक और प्रोटॉन जोड़ दे तो वो फ्लोरीन बन जाएगा, यानी फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं उन्हीं के द्वारा हम तत्व को परिभाषित करते हैं। और जो परमाणु संख्या होती है वो भी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी में ये जो परमाणु संख्या है वो यहाँ पर शीर्ष पर लिखी गई है। तो ये जो परमाणु संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या को ही दर्शा रहे एक तरह से। प्रोटॉन्स के अलावा परमाणु में और भी 2 महत्वपूर्ण कण होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले आपको एक मॉडल अपने दिमाग में सोचना शुरू करना है। वो ये है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये दोनों परमाणु के केंद्र में होते हैं। इस परमाणु के इस केंद्र को हम नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। उदाहरण के लिए जो कार्बन होते हैं उसमें हमें ये तो पता है कि 6 प्रोटॉन होते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये 6 प्रोटॉन बना देते हैं। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं वे प्रोटॉन की संख्या से अलग भी हो सकते हैं और उसके बराबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अब आप ध्यान दीजिए, इसे हम क्या लिखते हैं, कार्बन 12, कार्बन 12। तो इसका मतलब यह है कि इसमें 6 प्रोटॉन है और इसमें 6 न्यूट्रॉन भी है। वैसे आपके पास ऐसे कार्बन भी हो सकते हैं जिनमें 6 न्यूट्रॉन्स के बजाय 7 न्यूट्रॉन या 8 न्यूट्रॉन्स हो। तो जितने भी कार्बन होंगे उनमें प्रोटॉन तो 6 ही होंगे, लेकिन हो सकता है कि किसी कार्बन में 6 न्यूट्रॉन हो या किसी में 7 न्यूट्रॉन हो या किसी में 8 न्यूट्रॉन हो। तो न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं। और शायद आपको अभी तक ये समझ में आ भी गया हो कि इसे कार्बन 12 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। तो 6 + 6 12। और वैसे ये जो योग है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जैसे इस कार्बन के लिए ये क्या है, 6 + 6 12। तो इस योग का भी एक नाम है, इसे हम आगे के किसी वीडियो में समझेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने पहले कहा था जो कार्बन है उसके भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। ये तो कार्बन 12 है, वैसे ही एक कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 होता है। तो कार्बन 12 में तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, लेकिन कार्बन 14 में 6 प्रोटॉन लेकिन 8 न्यूट्रॉन होंगे। खैर अभी हम कार्बन 12 की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो कार्बन 12 है ये उदासीन है, ये न्यूट्रल है। तो इस स्थिति में इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि यहाँ पर इसके पास 6 प्रोटॉन है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो अभी हम ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इन्हें इस नाभिक के आसपास बना देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के आसपास किस प्रकार से घूमते हैं, इसके लिए एक मॉडल होता है जिसमें हम ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कुछ कक्ष होते हैं उनमें घूमते हैं। जैसे कि सूर्य के आसपास ग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि इस नाभिक के आसपास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ कक्ष जो होते हैं उनमें घूम रहे हैं। हालांकि ये मॉडल भी पूरी तरह से सही नहीं है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन वास्तव में किस प्रकार से इस नाभिक के आसपास घूमते हैं इसे हम क्वांटम भौतिकी में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम अपने आप को कंफ्यूज नहीं करते हैं और अभी ऐसा ही मान लेते हैं ये सिंपल मॉडल जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नाभिक के आसपास इस प्रकार से घूम रहे हैं। अब ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है भले ही इस नाभिक के आसपास घूम रहा हो लेकिन वो इस नाभिक से दूर नहीं चला जाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही आवेशित होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होता है। आवेश इन दोनों कणों का एक बहुत ही मौलिक गुण होता है। अब ये आवेश जो है या ये जो गुण है इनके बारे में हम आगे और अधिक बात करेंगे। हम एक बात आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो जो आवेश होते हैं, तो यदि 2 समान आवेश होते हैं, एक समान आवेश, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि 2 असमान अलग अलग आवेश होते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि यदि 2 प्रोटॉन होंगे, दोनों धनात्मक है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन यानी एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इन्हें हम वैद्युत चुंबकीय बल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और वैसे ये जो न्यूट्रॉन होते हैं वे उदासीन होते हैं। तो आमतौर पर ये जो न्यूट्रॉन है वो बस नाभिक में ऐसे बैठे रहते हैं। हालांकि ये भी कुछ हद तक इस जो भी परमाणु है इसकी जो गुण होते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको प्रभावित ज़रूर करते हैं,
लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के आसपास इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि इसमें जो ये प्रोटॉन है नाभिक में, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करके रखते हैं। और एक और बात ये भी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत ही उच्च वेग से इसके आसपास, ये जो नाभिक है इसके आसपास घूमते रहते हैं और इधर उधर ये जंप करते रहते हैं। और आप इस बारे में भी अधिक ना सोचिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है अभी, क्योंकि ये क्वांटम यांत्रिकी की बातें हम करने लगे हैं यहाँ पर खैर जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी उच्च वेग से इस नाभिक के आसपास घूम रहे हैं, जिस कारण से ये नाभिक के अंदर गिर नहीं जाते हैं। तो प्रोटॉन इन्हें आकर्षित कर रहा है और इन्हें बाहर उड़ने नहीं दे रहा, और इनके पास कुछ वेग होता है जिस कारण से ये नाभिक के अंदर पूरी तरह से नहीं चले जाते। ठीक है, और फिर से हमने आपको पहले प्रोटॉन का महत्व तो बताया कि प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसी संख्या के आधार पर हम परमाणु संख्या को भी परिभाषित करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है क्योंकि उसमें 8 प्रोटॉन है। उसी प्रकार से अब हम आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया या उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे होते हैं उसमें यही जो अन्योन्य क्रिया होती है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो रसायन विज्ञान में हमें ये अच्छे से समझना होता है कि किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से दूसरे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं या इंटरेक्शन कर रहे हैं। और इसका उपयोग करके हम ये सोच सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया या रिएक्शन करेगा, इनमें किस प्रकार के आबंध यानी बॉन्ड्स बनेंगे। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई परमाणु इस कार्बन 12 परमाणु का कोई एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो अब इस कार्बन 12 परमाणु के पास केवल 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और कोई परमाणु ऐसा क्यों करेगा इसके बारे में हम अधिक चर्चा आगे के वीडियोस में करेंगे। तो अब हमारे पास 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो पहले जब हमने देखा था तो इस कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन ही थे, और तब ये उदासीन था क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आवेशों को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो प्रोटॉन है वो अधिक है और इलेक्ट्रॉन कम है। तो इस कारण से ये जो कार्बन होगा वो आवेशित हो जाएगा, ये धनात्मक आवेशित हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स अधिक है। तो इस बारे में हम और अधिक बातें आगे के वीडियोस में करेंगे। तो आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा और आप इस बात की सराहना कर पाएंगे कि ये जो परमाणु है ये कितने छोटे हैं, और ये जो परमाणु होते हैं इनसे छोटे कण भी होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो कण है इनकी जो संख्या है जब बदलती है तो ये जो परमाणु है उनके भी जो गुण है वो बदल जाते हैं। तो इन सब की चर्चा हम आगे के वीडियोस में और विस्तार से करेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।